हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर 14 जुलाई से प्रारंभ है। और आज हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी पेपर कोड जो आपका 107 है। इसका जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के जो एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और शाम को भी देखेंगे जो आप लोगों का शाम को मॉडल पेपर आएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने 20 क्वेश्चन जो है कराया था फर्स्ट यूनिट से, और जाके आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड 107 का और पेपर कोड 106 का जो है कंप्लीट जो है 22 मॉडल पेपर कराया गया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर सबके क्वेश्चन कराए गए हैं, जाके चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आज मॉडल पेपर 2 है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। और चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक देखा था, ठीक है। आज हम लोग 21 क्वेश्चन से जो है शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आकलन एक प्रक्रिया है, योगात्मक, रचनात्मक, एक और दोनों सही या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आकलन एक प्रक्रिया आपका योगात्मक और रचनात्मक दोनों आपका सही, यानी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला दिया है कि जो आपका मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है, तो यह किसका कथन है। तो कथन से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे बताइए जो कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा, रेमर्स व गेज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 देख लेते हैं। 23 नंबर दिया है कि अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है, तो प्रभावी पृष्ठ पोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन, उपरोक्त सभी। तो अधिगम के लिए आकलन का जो प्रमुख सिद्धांत होता है आपका उपरोक्त सभी, यानी प्रभावी पृष्ठ पोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन, आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 24 नंबर। सीखने के लिए आकलन जो है निम्न का ध्यान है, जो आपका है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर की बात की जाए कि अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक है, तो प्रेरणा के लिए और ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, पृथक्करण व श्रेणीकरण के लिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर कि आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है, किससे होता है। अधिगम से होता है, शिक्षण से होता है, शैक्षिक उद्देश्यों से होता है, जांच से होता है। तो बताइए जो आकलन का घनिष्ठ संबंध जो है किससे होता है, तो शैक्षिक उद्देश्यों से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। और 27 नंबर देख लेते हैं कि आकलन का क्षेत्र होता है तो शैक्षिक उपलब्धियों को पता लगाने में और वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, उपयुक्त सभी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देख लेते हैं कि आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है, विस्तृत है, संक्षिप्त है, बृहद है, उपयुक्त सभी। तो आकलन जो है आपका मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है, संक्षिप्त प्रक्रिया है, यानी जो आकलन है मूल्यांकन का ही एक भाग है, ठीक है, जो एक छोटा भाग है, यानी संक्षिप्त प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देख लेते हैं कि आकलन और मूल्यांकन के कार्य हैं। तो आकलन और मूल्यांकन के क्या कार्य हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, निर्णय लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो मूल्यांकन के जो प्रकार आप लोग बताइए कौन कौन से हैं, मौखिक, साक्षात्कार, लिखित। तो ये सभी आपके मूल्यांकन के जो है प्रकार हैं, आपके डी जो करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं मूल्यांकन की प्रकृति है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मूल्यांकन जो है किया जाता है तो इंटरव्यू होता है, मौखिक क्वेश्चन पूछकर, फिर ठीक है लिखित भी होता है आपका, जो साक्षात्कार भी होता है। तो यानी ये सभी आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है, तो मूल्यांकन की जो प्रकृति है आपका, इसमें आप लोग गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो जो आपका मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है आपका एकल, चतुर्भुजाकार, द्विविमीय, त्रिभुजाकार। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो रूप है आपका त्रिभुजाकार है। और 33 नंबर देख लेते हैं जो दिया है कि उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है। तो उद्देश्य केंद्रित शिक्षा जो है किसका लक्ष्य है, अनुदेशन का, आकलन का, मूल्यांकन का, मापन का।
तो उद्देश्य केंद्रित जो आपका शिक्षा होती है वो आपका किसका लक्ष्य होता है? मूल्यांकन का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 34 नंबर है कि मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मूल्यांकन में बताइए किसका अध्ययन किया जाता है? विषय सामग्री का, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम का, शिक्षक एवं छात्र का। तो मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका शिक्षक और छात्र दोनों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 35 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है आपका, तो रचनात्मक आकलन का जो उचित उपकरण नहीं है आपका सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा आपका किस में होता है? तो आपका योगात्मक में होता है, ठीक है, जो आपका सम्मेटिव आकलन होता है, ठीक है। और ये तीनों आपके जो है फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन के जो उपकरण हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको समझ में आएगा। रचनात्मक आकलन आपका बीच बीच में होता है, जैसे आपने पढ़ा है उसमें बीच में आपने क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन ये जो आपका योगात्मक आकलन होता है ये वार्षिक होता है, तो इसमें सत्र परीक्षा लेकर आप लोगों का वो आकलन किया जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी खेल या दत्त कार्य देकर आप लोग जो है रचनात्मक आकलन के जो उपकरण हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन है, तो जो आपकी नई शिक्षा नीति प्रणाली आई है उसमें क्या परिवर्तन है, कौन सा? तो बताइए कि 5+4 है या 5+4+2+2 है या 5+3+3+4 है या 5+3+4+3 है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या होगा बताइए आप लोग। तो वर्तमान समय जो शिक्षा प्रणाली है आपका ये हो जाएगा 5+3+3+4, ठीक है। अब ये आपका किस किस कक्षा में होता है? जो आपका ये 5 दिया है आपका जो होता है, एक होता है इसमें क्या हो जाएगा, प्ले ग्रुप हो जाएगा, एक LKG हो जाएगा, एक आपका UKG का, 3 क्लास इसमें हो गए, और प्लस 1 और 2, कक्षा 1 और 2, तो ये आपके 5 जो हो गए, ये आप लोगों ने समझा। और ये 3 क्या, 3 आपका कक्षा 2 में गए, कक्षा 3 में गए, कक्षा 4 में गए, ठीक है, सॉरी ये आपका 3 होगा, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे ये 5+3+3+4 है, तो 5 में आपका क्या हो जाएगा, प्ले ग्रुप, फिर उसके बाद UKG LKG 3 क्लास हो गया, और 1 2 5 हो गया। फिर उसके बाद 3 में क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, ये आपके 3 क्लास हो गए 5 तक। और इस वाले क्लास में आपका 6 7 8, और इस क्लास में आपका 9 10 11 12, ठीक है, इसमें आपका प्रवेश होगा। तो ये आपका 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 में कर दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षा का फार्मूला है। तो 12वीं बोर्ड में परीक्षा में जो आपका परीक्षा का फार्मूला क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30:40। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन प्रक्रिया चतुर्मुख है? तो जो मैंने अभी जो आपका यहाँ पे चतुर्मुख पूछा गया, ठीक है। तो डॉक्टर पटेल के अनुसार, डॉक्टर जॉन डीवी के अनुसार, फ्रोवेल के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डॉक्टर पटेल के अनुसार ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। तो मूल्यांकन की जो आपका क्रियात्मक पक्ष अंतर्मुखीकरण, विशेषीकरण, स्वाभाविकरण, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का जो आपका क्रियात्मक पक्ष होता है आपका स्वाभाविकरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला जो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 14 से 18 वर्ष, ठीक है, इधर वर्ष रहेगा, 14 से जो 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है। तो यह कथन किसका है? यदि माध्यमिक शिक्षा का वह समय है, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है, शिक्षा का वह समय है जो 14 से 18 वर्ष की आयु के बालक के लिए होता है, तो यह किसने कहा? तो 41 का जो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये आपका कार्टर वी गुड ने कहा था, ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा जो आपका 14 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है, तो कार्टर वी गुड ने। और देख लेते हैं कथन समाज की शिक्षा कि किसी भी कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ऑप्शन नंबर सी कार्टर वी गुड का ये भी है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43 देख लेते हैं कि देश के भावी कर्णधार माध्यमिक शिक्षा के ही ढांचे में बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो यह कथन किसका है? मुदालियर, महात्मा गांधी, आत्मानंद मिश्र, जॉन डीवी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये आपका आत्मानंद मिश्र का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
और यहाँ पे कथन देख लेते हैं, ये भी आपका कथन से ही रिलेटेड है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा में क्षेत्र भ्रमण पर नहीं, ये आपका कथन से रिलेटेड नहीं, ठीक है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा में क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर इशारा करता है, ठीक है। क्रिस्टीना ने अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है बच्चों को और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह किसकी ओर इशारा करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, सीखने का आकलन, आकलन का सीखना। तो बताइए इसमें जो आपका 44 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? तो सीखने के लिए आकलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, सीखने का आकलन। अगला देख लेते हैं 45 नंबर दिया है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यह जो कथन है, यह आपका यहाँ पे दिया है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, यानी शिक्षार्थियों की उसकी आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या कौन सा होगा? सीखने के समय आकलन होगा, या सीखने का आकलन होगा, या सीखने के लिए आकलन होगा? बताइए। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा यानी जरूरत है, तो सीखने के लिए आकलन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। और यहाँ पे 46 नंबर देख लेते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को चुनना, अंतिम स्थिति का पता लगाना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों का जो है प्रगति का पता लगाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। दिया है कि अल्पकालीन निर्णयों के लिए कौन सहायक है? तो अल्पकालीन निर्णयों के लिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए योगात्मक मूल्यांकन है, संरचनात्मक मूल्यांकन, यह आपका दोनों है। तो अल्पकालीन मूल्यांकन जो आपका होता है थोड़ी देर के लिए मूल्यांकन, तो वो संरचनात्मक या रचनात्मक इसी को कहा जाता है, तो ये बी वाला होगा। लेकिन यही दीर्घकालीन पूछता है, दीर्घकालीन निर्णयों के लिए सहायक है, तो तब आपका योगात्मक होता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन निर्णयों के लिए सहायक है, तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता होना आवश्यक है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो विशेषता क्या आवश्यक होनी चाहिए? विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, ठीक है, और वैधता भी होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, यानी ये तीनों होना चाहिए, सभी सही है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन शब्द दो शब्दों के मूल्यांकन से बना है, ये तो मैंने कल करवा दिया, मूल्यधन अंकन से बना है, ठीक है। और क्या है कि मापन प्रक्रिया में किसी वस्तु को क्या प्रदान किया जाता है? तो मापन प्रक्रिया में जो आपके किसी वस्तु को क्या प्रदान किया जाता है? तो मूल्य, संख्या, गुण, विशेषता। जब आप कोई चीज़ मापते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को मापा कि इतना केजी है, चाहे इतना मीटर है, चाहे इतना सेंटीमीटर है, तो क्या उसका जो है गुण है? नहीं, आप उसकी संख्या बोधक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी वस्तु का निर्धारित किया जाता है, और यहीं पे मूल्यांकन प्रक्रिया में पूछा गया है। तो मूल्यांकन में आपका गुण व संख्या दोनों आ जाएगा, गुण बोधक और संख्या दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका इसका करेक्ट होगा। और वही मूल्यांकन की प्रक्रिया का रूप है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया का रूप मैंने बताया त्रिभुजाकार है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो इसके अगले वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है सेकेंड यूनिट के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, और सारा वीडियो जितने भी बनाए गए सारा देख लीजिएगा। अगर आप लोग घर पे जो है बुक से पढ़ रहे हो, चाहे कोई सीरीज लिए हो उससे भी पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि मुझे याद हो रहा है क्वेश्चन कि नहीं, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं एग्जाम में कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। और आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के तुरंत बताना है, अपने मन में सोचना है कि कौन सा सही है। तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है कब किया गया? 3 जनवरी 1882, 3 जून 1882, 23 सितंबर 1952 और 3 जनवरी 1964। तो बताइए जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 जनवरी 1882 भारतीय शिक्षा आयोग का जो है गठन होगा। ताराचंद्र समिति का गठन कब हुआ था बताइए? तो ताराचंद्र समिति का गठन आपका 1948 में हुआ।
और सैडलर आयोग का बताइए, सैडलर आयोग जो है का गठन कब हुआ? तो सैडलर आयोग का गठन आपका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। आचार्य नरेंद्र देव समिति का बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई? तो 1939। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 नवंबर 1953, 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1954, 4 नवंबर 1952। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन आपका 23 सितंबर 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के बताइए अध्यक्ष DS कोठारी थे, LS मुदालियर थे, आपका हंस मेहता या राधा कृष्णन थे? तो बताइए जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो आपका मुदालियर थे। अगला है मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जो है कितने भागों में विभाजित किया? तो मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को कितने विभागों में जो है विभाजित किया? तो 7 में। अगला है कि भारतीय शिक्षा आयोग की जो है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? और ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूँ कि बुक को जो है पढ़ के बनाया गया है, बुक से निकाल कर, जो आपका एग्जाम में अधिकांशतः जो आपके बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा आयोग के सदस्यों की संख्या बताइए कितनी थी? तो कितनी थी ये आपका भारतीय शिक्षा आयोग के सदस्यों की संख्या 20 थी। हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों की जो है संख्या कितनी थी? तो हंटर आयोग में जो आपका भारतीय सदस्यों की संख्या आपका 7 थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि हंटर आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर, BL राइस, विलियम हंटर, इनमें से कोई नहीं। तो हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। और यहाँ पे हंटर आयोग के जो है सचिव थे, तो सचिव बताइए कौन थे? तो BL राइस थे। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर, ठीक है। दिया है कि हंटर आयोग के जो प्रतिवेदन कितने पन्नों में जो है प्रस्तुत किया गया? 500 पन्नों, 600 पन्नों, 700, 800 पन्नों में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 600 पन्नों में जो है प्रस्तुत किया गया। हंटर आयोग जो है का प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया गया? तो हंटर आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया गया? तो मार्च 1883 में किया गया। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? तो कोठारी कमीशन का गठन आपका 1964 में हुआ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो है कोठारी कमीशन के जो है अध्यक्ष कौन थे? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कोठारी आयोग द्वारा संबंधित भाषा से अनुशंसित नीति है त्रिभाषा सूत्र, मानक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, राष्ट्र और राजभाषा का पुनः व्याख्या। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिभाषा सूत्र जो है कोठारी आयोग द्वारा संबंधित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 16 नंबर कि कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आधारित थी तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर, शिक्षा की विविधीकरण पर, रोमांच होकर सीखने और लोकतंत्र में शिक्षा व सामाजिकरण। तो कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आधारित थी आपका शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर। कोठारी आयोग ने आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा में निवेश करने की सिफारिश की थी, जो की भी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 6% अभी की जाती है, ठीक है। तो इसी की सिफारिश कोठारी आयोग की सिफारिश थी। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किस आयोग में कहा गया? तो NEP 1986, NEP 2020, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये आपका 107 का सेकेंड यूनिट है। और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं, ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी जिस पे भी आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए जो 18 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये आपका NEP 1986। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर किसने जोर दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020, आपका हंटर आयोग 1882 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग 1882 ने प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर जो है जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो कस्तूरी रंगन थे। अगला है कि NEP 2020 के समिति का नाम है, तो क्या नाम है? तो कस्तूरी रंगन समिति है और इसी के अध्यक्ष भी आपके कस्तूरी रंगन थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया? तो कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया? जून 2017 और जनवरी 2020
जनवरी 2017, मार्च 2020, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2017। और NEP 2020 को जो है मंजूरी कब मिली, तो बताइए मंजूरी आपका कब दिया गया NEP 2020 को, 29 जुलाई 2020 को, या 29 जून 2020 को, या 29 अगस्त 2020 को, या 29 नवंबर 2020 को। तो 29 जुलाई 2020 को जो है मंजूरी मिली। अगला है कि जो आपका MHRD का नाम बदलकर, यानी आपका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अब कर दिया गया आपका शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय का जो उद्देश्य है, तो शिक्षा और सीखना, शिक्षा और व्यवसाय, शिक्षा, इनमें से सभी। तो शिक्षा मंत्रालय का जो उद्देश्य क्या है, शिक्षा और सीखना। अगला देखते हैं विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों के जो है मानक हैं। तो विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों का मानक है, विधियों के मानक कितने रखे गए हैं, ठीक है, तो ये 6 मानक रखेंगे। और परीक्षा सुधार की आवश्यकता है, तो लचीलेपन के लिए, प्रतिभा के विकास के लिए, उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इनमें से सभी। तो इस परीक्षा सुधार की आवश्यकता है, ये आपका सभी जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 28 देख लेते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो आपका गठन है 3 जनवरी 1882 को किया गया। और अगला देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या था। तो भारतीय शिक्षा जो आयोग है इसका नाम आपका हंटर आयोग था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसका अन्य नाम क्या था, और कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम था, तो यहाँ तो मैंने बता ही दिया, पूछ ही दिया क्वेश्चन। तो इसका जो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन जो है कितने पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज था। तो कितने पृष्ठों का था, तो बताइए 31 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 244 पृष्ठ का था। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों में गुण थे। गुण हैं, कौन से गुण हैं, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य, शिक्षा का माध्यम, मातृभाषा, शिक्षकों की दशा में सुधार, इनमें से सभी। तो 32 का जो डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। और मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य निर्धारित जो है किए, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि लोकतांत्रिक नागरिकत्व का विकास, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति, व्यक्तित्व का विकास, यानी ये आपका सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अभी आप लोगों का पेपर कोड 109 है, उसका भी ए और बी 2 पार्ट में उसको भी ख़त्म करना है। जिनका ए है उनका और जिनका बी है उनके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार ने कब किया। तो शिक्षा आयोग का जो है गठन भारत सरकार ने आपका 14 जुलाई 1964 को किया था। कोठारी आयोग के सदस्य थे, तो कोठारी आयोग के जो है सदस्य आपके श्री PN कृपाल, श्री JF मैकडून, श्री JP नायक, यानी ये तीनों थे, ठीक है। और शिक्षा आयोग जो आपका 1964 का जो अन्य नाम क्या है, तो ये आपका कोठारी आयोग है। शिक्षा आयोग अपनी संस्तुतियों को कितने खंडों में जो है विभक्त किया, तो कितने जो है संस्तुतियों में जो है आपका विभक्त किया, तो आपका 8 में 8। और यहाँ पे 38 देख लेते हैं कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे। तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य उत्पादन क्षमता का आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, प्रजातंत्र का संरक्षण व संवर्धन, उपयुक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत की जो आपकी तृतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। सबसे पहले आप लोग प्रथम शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताइए कब की गई, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की गई, और तीसरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्वतंत्र भारत की जो है आपकी तृतीय आपका शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई, तो आपका सन 1986 में। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 देख लेते हैं कि NEP 1986 के दस्तावेज कितनों भागों में जो है विभक्त है। तो NEP 1986 के दस्तावेज कितने भागों में जो आपका विभक्त है, तो ये कितने भागों में विभक्त है, तो 24 खंडों में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी आपके एग्ज़ाम के देखते हुए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो आपका जो यूनिट थर्ड है, ठीक है, तीसरी यूनिट है, इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन अभी फर्स्ट यूनिट का जो है कम से कम 15-20 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको मैं करा दूंगा शाम को, और तीसरी यूनिट भी कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और इसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।